नमस्कार दोस्तों, मैं अमित हाजिर हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम के पार्ट 5 के बारे में। जिसमें हम जानेंगे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, और फैक्टर किसी संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है, और कुछ क्वेश्चन जैसे 360 के कितने समगुणनखंड होंगे, और 11,200 के कितने गुणनखंड होंगे, और उन गुणनखंडों का योग कितना होगा। आज ऐसे क्वेश्चन और कुछ ऐसी बातों पर हम जिक्र करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवे स्टडी में। गुरुवे स्टडी द वे ऑफ सक्सेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की पल पल नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट नंबर की, कि परफेक्ट नंबर होते क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड स्वयं को छोड़कर, जिसके गुणनखंड उसमें उस संख्या को छोड़कर का योग उसी संख्या के बराबर हो। एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड उसको छोड़कर का योग उसी संख्या के बराबर हो, वह परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे जैसे एग्जांपल समझिए दोस्तों, मान के चलो अब मैंने संख्या ले ली आपकी 27। ठीक है, जब मैं इसके गुणनखंड करता हूँ तो एक इसका गुणनखंड आता है 1, फिर ये कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, फिर कितने से कटेगा, 9 से भी कट जाएगा, फिर कितने से कटेगा, ये 27 से। ठीक है, तो दोस्तों इसके गुणनखंड आए आपके 4। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको खुद को छोड़कर, यानी कि 27 को ही छोड़ देते हैं, इसको हटा दो। ठीक है, अब इन तीनों का हमें क्या करना है, योग करना है। कितना आ रहा है, 1 3, कितना है 1 3 4, 4 और 9 13, कितना आ रहा है दोस्तों, 13। लेकिन क्या यह इसके बराबर है, नहीं है, तो यह परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो 27 परफेक्ट नंबर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही मैं एग्जांपल लेता हूँ परफेक्ट नंबर का। इससे तो आपको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अब एग्जांपल लूँगा परफेक्ट नंबर का। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर लेता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ 6। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो तो उसका होता है 1 2 3 और 6। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इसको स्वयं को छोड़ना है। जैसे 6 है तो 6 को हमें छोड़ देना है, इसको हटा दो यहाँ से। अब इनका हमें ये क्या करना है, ऐड करना है इन आपस में। तो इसको ऐड करेंगे 1 1 2 3 3 और 3 6। तो देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर है। तो क्या हुआ, 6 एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 क्या निकला हमारा, एक परफेक्ट नंबर। समझ गए ना दोस्तों। एक और करके देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर एक और। तो 28 का जब हम करते हैं, 28 का करते हैं, देखो 1 से भी कट गया, ये 2 से भी कट गया, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, और 7 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से कटेगा। 14 के बाद ये फिर 28 से ही कटेगा। किससे कटेगा, 28 से। तो इसमें 28 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो और इनका ऐड करो। तो 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 7 14 14 और 14 28। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों भी क्या हुए, बराबर। तो क्या 28 एक परफेक्ट नंबर है? जी हाँ दोस्तों, 28 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही कुछ सवाल अभी आ जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार एक एसएससी में ये सवाल पूछा गया था कि कोई 3 अंकों का परफेक्ट नंबर बताइए। कोई 3 अंकों का परफेक्ट नंबर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों वो था 496। ठीक है दोस्तों, वो क्या था, 496। तो ये उसका आंसर था सवाल का। तो आपको मैं बता दूं, कोई
वैसे एग्जाम में खाली 3 अंकों तक ही पूछेगा, आगे नहीं पूछेगा दोस्तों, आगे कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट नंबर गिने चुने ही कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपको 3 नंबर मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो पहला हो गया सबसे छोटा 6, उससे फिर बड़ा हो गया 28, फिर उससे बड़ा हो गया 496। तो ये 3 है शुरू के जो परफेक्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। किसी संख्या की फेस वैल्यू और किसी और प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे। मान के चलो कोई संख्या दी हुई है, हमें कोई संख्या दी हुई है 2, 8, 4, 5, 6। तो हमें इसमें क्या बताना है, फेस वैल्यू बताना है और प्लेस वैल्यू। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 8, तो 8 की फेस वैल्यू बताइए। तो 8 की फेस वैल्यू हो जाएगी दोस्तों खुद 8 ही, यानी कि 8। फेस वैल्यू का मतलब है प्रत्यक्ष मान, जैसे 8 का प्रत्यक्ष मान क्या है, 8 ही है। ठीक है, बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के लिए इसका हम इस प्लेस देखते हैं कौन से नंबर पे है। तो 1, 10,000 और सॉरी 1, 10, 100, थाउजेंड्स। कौन सा प्लेस है इसका, थाउजेंड्स, यानी कि 8 इंटू थाउजेंड्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 8,000, यानी कि 8,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कौन सा नंबर है इसका, 1000वां, इसलिए इसको बोलेंगे 8,000। ठीक है, 8,000वें नंबर पे इसका नंबर है, प्लेस स्थान है। तो इसका प्लेस वैल्यू तो ये हो जाएगा, स्थान कौन सा है इसका, 8,000वां। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, खुद प्रत्यक्ष मान, जैसे कितना है 8 है तो 8 ही। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। वैसे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मान कहते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष मान। और इसको स्थानीय मान, पढ़े होंगे आपने कक्षा 6 में, कक्षा 6 में क्यों, 4 में ही, 3 में, स्थानीय मान। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 3, 4, 6, 7। तो हमें इसमें बताना है अब 2 का। तो 2 का प्रत्यक्ष मान या फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो प्लेस वैल्यू में तो 2 पहले लिख लो, और बाकी के बचे हुए अंकों का उसका 0 से मल्टीप्लाई करो। तो कितने जीरो आते हैं, 10,000 में आते हैं 4 जीरो, तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ये 20,000। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू आ गया आपका 20,000 और फेस वैल्यू आ गया 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हमें लेना है 6 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, खुद 6 ही, और इसका प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9, 8, 5, 6, 3। ठीक है, अब इसमें हम लेते हैं 5। तो 5 का फेस वैल्यू, एक और आसान भाषा में समझ लो, फेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, चेहरा। क्या होता है, चेहरा। तो फेस यानी कि 5 का चेहरा कौन सा है, 5 ही है ना, तो इसका सीधे रख दो 5। और 5 का प्लेस वैल्यू यानी कौन सा स्थान है, 100वां, तो सीधे रख दो 500। हो गया, इस तरीके से रख कर लिया करो आप। ठीक है, अब आज चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करते हैं हम फैक्टर्स। क्या दोस्तों, फैक्टर्स। फैक्टर और मल्टीप्लाई, फैक्टर और मल्टीप्लाई, फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीप्लाई मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यही समझते हैं फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल क्या है। जैसे मान के चलो हमारा कोई 14 है, 14 के फैक्टर क्या होंगे, 14 के फैक्टर क्या होंगे, तो हम बात करते हैं। पहला होगा सबसे पहले 1, उसके बाद होगा 2, 3 होगा नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 7 होगा, 7 के बाद आता है 14, सीधे 14 होगा।
तो इसके गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों? इसके गुणनखंड होंगे 4। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक है। और मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणक। ठीक है। तो इसके गुणनखंड तो हो गए 4 14 के, और इसके मल्टीपल और देखते हैं दोस्तों। तो 14 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे दोस्तों? देखो 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140 और आगे डॉट डॉट डॉट। तो इसके 14 के मल्टीपल देख रहे हो आप कितने आ रहे हैं? तो 14 के मल्टीपल ऐसे, मतलब वो मल्टीपल होंगे जो 14 से कट जाएंगे, 14 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो 14 से कट जाएं और डिवाइड हो जाएं या डिवाइड हो जाएं, वो क्या होंगे? 14 के मल्टीपल होंगे। तो ऐसे मल्टीपल कितने होंगे दोस्तों? ऐसे मल्टीपल असंख्य, असंख्य यानी कि इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे दोस्तों? इनफाइनाइट। तो किसी भी अंक के मल्टीपल कितने होते हैं? इनफाइनाइट। और फैक्टर लिमिटेड होते हैं। फैक्टर कितने होते हैं? लिमिटेड। यानी कि फैक्टर को समझ लो किसी अंक का क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। और इसका क्या होगा? मल्टीपल इनफाइनाइटी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप कहेंगे कि किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालें, किसी संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, उसको कैसे पता करें? तो दोस्तों पहले हम तो डिटेल से समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 250। तो 250 के सीधे सीधे गुणनखंड निकालो तो कितने होंगे? देखो पहले 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं भी कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा, 10 के बाद 25 से कटेगा, 25 के बाद फिर 50 से कटेगा, 50 के बाद फिर 125 से कटेगा, 125 के बाद से सीधा 250 से ही कटेगा। ठीक है। तो इसके गुणनखंड आ गए आप पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड आ गए। लेकिन हम इसको आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों? इसके हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको 25 को तोड़ो, 25 को तोड़ दिया हमने 5 इंटू 5 में, फिर बचा 10, 10 को तोड़ दो 2 इंटू 5 में। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो क्या लिखा दोस्तों हमने? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 किसके बराबर थी जी? हमारे 250। अब जब हमें इसके गुणनखंड पता करने के कितने गुणनखंड है, तो क्या करते हैं हम इनकी पावर में 1 1 जोड़ देते हैं। जैसे 2 की पावर 1 है तो कितनी हो जाएगी? क्या करेंगे? जैसे 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 1 है तो इसकी पावर हो जाएगी आपकी 2। एक वे जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसकी पावर मानेंगे हम 2, एक एक ऐड कर देंगे इंटू 5 की पावर 3 है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4। तो अब इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ गया? आता है 8। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8। कितने हो जाएंगे? 8 गुणनखंड। तो दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 200। तो 200 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 1 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 40 से और 50 से, सर 100 से, 200 से, और कौन सा रह गया अभी दोस्तों? अभी 8 और रह गया दोस्तों। 8 से भी कटेगा। तो कितने से कितनी बार इसके गुणनखंड कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो हमने डिटेल से निकाल लिया, लेकिन इसको आसान तरीके से कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले 200 के क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो पहले 20 का तोड़ दो, 20 को तोड़ते हैं हम 4 × 5 और बचा 10, 10 को तोड़ देंगे हम 2 × 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 200 की गुणनखंड कितने, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। अब क्या करना है दोस्तों? अब हमें करना है इसकी जो पावर है उनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 की पावर 3 है तो एक ऐड किया तो 4 हो गई, और 2 की पावर 5 है, 2 है, सॉरी 5 की पावर 2 है, तो उसमें एक ऐड किया तो 3 होगी, तो उसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12। ठीक है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि वो गुणनखंड हम निकालते कैसे हैं। जैसे प्राइम गुणनखंड हमने निकाल लिया तो उनकी पावर में एक क्यों ऐड कर देते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे कोई संख्या दे रखी होती है तो वैसे उसके गुणनखंड तो हम डिटेल में निकाल लेंगे। तो उसके जैसे मैंने संख्या ले लिया अब 250, तो इसका डिटेल में गुणनखंड कितना निकालूँ? ये निकाले 1 2 5 10 25 50 125 और 250। कितने निकले दोस्तों? इसके 8। और मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालता हूँ तो इसके प्राइम फैक्टर निकल के आता है 2 की घात 1 × 5 की घात 3। अब देखिए, जब इसके मैं टोटल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ से ही टोटल गुणनखंड निकालने हैं, तो मुझे प्राइम फैक्टरों से गुणनखंड निकालने हैं टोटल। तो कैसे निकालूंगा? तो जैसे मैंने ये 2 की घात 1 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 1, सॉरी 2 की घात 0, 2 की घात 1। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा। और इसको 5 की घात 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 और 5 की घात 3। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से है ना, अब कितने हैं? 2 की घात है 2 बार, जैसे एक 0 और एक होगी 1, और 5 की घातें कितनी है? तो 0 से लेकर 3 तक यानी कि 4। तो मैं इनकी टोटल घातों का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। जैसे 2 की टोटल कितनी घातें हैं? तो 2, और 5 की टोटल कितनी घातें हैं? 4। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा हमारा 8। और इनके गुणनखंड भी कितने हैं? देखिए 8, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 7 8। ठीक है, टोटल इनके भी कितने हो गए? 8। अब देखिए, अब इनको हम देखते भी हैं कि ये सही है कि गलत है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों? देखिए 2 की घात 0 का मान होता है 1, और 5 की घात 0 का मान होता है 1। तो 2 की घात 0 का 5 की घात 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1। तो एक गुणनखंड तो हमारा आ गया। ठीक है। और देखिए दोस्तों, 2 की घात 0 का मान होता है 1 और 5 की घात 1 का मान होता है 5। तो 1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। दूसरा गुणनखंड निकल आया हमारा। ठीक है दोस्तों। और 2 की घात 0 का मान कितना है? 1, और 5 की घात 2 की घात 5 की घात 2 का मान कितना है? 25। तो 1 का 25 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 25। तो तीसरा भी निकल आया। ठीक है। और आगे 2 की घात 0 का मान होता है 1 और 5 की घात 3 का मान होता है 125। तो 1 का 125 से करेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आया? 125। ठीक है। तो ये भी निकल के आ गया। तो हमारे कितने निकल के आए? 4 आ गए अब तक। आगे ऐसे ही, अब 2 की घात 1 का मान होता है 2 और 5 की घात 0 का मान होता है 1। तो 2 का 1 से करूंगा, मतलब 2 की घात 1 का 5 की घात 0 से करूंगा तो कितना मान आएगा मेरा? 2। तो ये भी गुणनखंड निकल के आ गया। ठीक है। अब 2 की घात 1 का मान तो 2 होता है, 5 की घात 1 का मान होता है 5। तो 2 का मैं 5 से करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? 10। ये भी निकल आया। अब 2 की घात 1 का मान होता है 2, 5 की घात 2 का मान होता है 25। तो 2 का गुणा मैं 25 से करूंगा तो निकल के कौन सा आएगा दोस्तों? 50। एक और निकल के आ गया दोस्तों। अब आगे देखिए, 2 की घात 1 का मान हो गया 2 और 5 की घात 3 का मान हो गया 125। तो 2 का 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? 250। तो इस तरीके से हमारे के सारे गुणनखंड निकल आए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी पावरों में एक ऐड कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके कितने गुणनखंड होंगे। जैसे ऐसे हमें पता चल गया कि इसके गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों? 8। ठीक है। क्या किया था हमने? 2 की पावर इसमें प्राइम गुणनखंड किए थे 250 के, तो ये निकल के आया 2 की घात 1 और 5 की घात 3। तो हमने क्या किया, इनके पावरों में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 की पावर 1 है तो इसमें एक ऐड किया तो 2 आया, इसकी पावर 3 है तो इसमें एक ऐड किया तो आ गया 4। तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 8 आ गया। 8 क्या होंगे? 250 के गुणनखंड होंगे।
मतलब 8 गुणनखंड 250 के होंगे जो निकल के आए 1 2 5 10 25 50 125 और 250। अब तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आप आगे बात करते हैं किसी संख्या के सम गुणनखंड कैसे निकालें। कोई संख्या उसके सम गुणनखंड निकालेंगे कैसे और कितने गुणनखंड होंगे उसके कितने सम गुणनखंड कितने होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी निकाला था 250 का, कितने का दोस्तों 250 का गुणनखंड निकाला था। तो उसके प्राइम फैक्टर बने थे मेरे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। जब मैंने इसके टोटल गुणनखंड निकाले थे तो इनके पावरों में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया था। इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड किया तो मैंने 2 हो गए। इसकी पावर 3 है, इसमें 1 ऐड किया तो 4 हो गए। तो टोटल मेरे फैक्टर आए थे 8। लेकिन अब मुझे बात क्या करनी है सम गुणनखंडों की, कितने की सम गुणनखंडों की। तो सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सम के अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तभी तो वो संख्या सम बनेगी ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा। तो 2 कॉमन लेते ही मेरे पास क्या बचेगा 5 की पावर 3 बचेगी ना। 5 की पावर क्या बचेगी 3। ठीक है, तो अब जो बची है उसकी पावर में मुझे 1 करके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करोगे, अब मेरे पास खाली 5 की पावर 3 बची है ना। तो सीधे सीधे मैं लिख दूंगा 4। ठीक है, इसकी पावर 1 ऐड किया, लिख दिया मैंने 4। तो इसके सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों 4। ठीक है, एक और बात करते हैं आगे। जैसे मैं लेता हूँ 150, कितना 150। तो 150 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। लेकिन इसके टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, टोटल गुणनखंड हो जाएंगे इसके 2 की गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 12। कितने हो जाएंगे दोस्तों 12। इसके टोटल फैक्टर हो गए 12। लेकिन मुझे लेना है सम गुणनखंड लेने हैं, कितने होंगे। तो इसमें से भी मैं 2 कॉमन ले लूँगा और बाकी बची हुई पावर को लिख लूँगा। जैसे 3 की पावर 1 बची और 5 की पावर 2 बची। तो इसको मैं जब गुणनखंडों में तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, इसकी पावर में 1 ऐड कर दूंगा तो हो जाएंगे 2, इसकी पावर में 1 ऐड कर दूंगा तो हो जाएंगे 3। तो टोटल फैक्टर कितने निकल के आए 6। यानी कि इसके सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 150 के दोस्तों, 150 के सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों विषम गुणनखंडों की। दोस्तों किसी संख्या के विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे या विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो दोस्तों अभी अभी मैंने निकाला था 150 का। तो 150 के कितने निकल के आए थे दोस्तों 6। तो टोटल कितने थे दोस्तों इसके, टोटल थे 12। तो 12 में से मैं माइनस के 6 कर दूंगा तो कितने बचे हमारे पास 6। तो इसके टोटल कितना निकल के आए, मतलब विषम गुणनखंड कितने निकल के आए 6। लेकिन इसको करने का भी तरीका देख लो दोस्तों, करने का क्या तरीका है। जैसे मैंने 150 के कितने प्राइम फैक्टर किए, तो 2 की पावर 1 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया और 5 की पावर 2 आ गया। टोटल इसके आए थे 12 गुणनखंड। ठीक है, टोटल कितने आए थे 12 गुणनखंड। लेकिन अब मुझे विषम निकालना है तो विषम के लिए मुझे ये 2 तो खत्म ही करना पड़ेगा ना। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो संख्या सम हो जाएगी, इसलिए मुझे 2 खत्म करना पड़ेगा, बाकी के ये दोनों दिखने होंगे। तो इन दोनों को मैं देखूँ तो इसकी पावर 1 है तो इसमें ऐड करूँगा तो हो जाएगी 2। इसकी पावर 2 है तो इसमें 1 ऐड करूँगा तो हो जाएगी 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो इसके विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों 6। यानी 150 के विषम गुणनखंड हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे एग्जांपल लेते हैं वही 200 वाला ले लो, चलो 200। तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं फटाफट। तो 2 की पावर हो गई इसकी 3 और 5 की पावर हो गई 2। ठीक है, लेकिन इसके टोटल गुणनखंड कितने हो गए हमारे 4 3 12 12। टोटल कितने हो गए 12। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, इसमें निकालना है विषम। क्या निकालना है दोस्तों विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड करने के लिए मुझे ये 2 वाला तो खत्म करना पड़ेगा सिस्टम। ठीक है, अब बचा मेरे पास 5 की पावर 3, सॉरी 5 की पावर 2, लेकिन मुझे इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा मुझे 3। तो इसके विषम गुणनखंड कितने निकल के आए 3। समझ रहे हो ना दोस्तों।
कैसे पता किया? जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो वन एक एक ऐड कर देते हैं पावरों में, लेकिन मुझे विषम निकालना है इसलिए मैं 2 वाला पावर खत्म कर दूंगा। अगर क्योंकि 2 जैसे ही मैं गुणा करता हूँ किसी संख्या में तो वो सम हो जाती है, 2 का गुणा किसी संख्या में करूंगा तो वो सम हो जाएगी, इसलिए मुझे ये 2 खत्म करना पड़ेगा विषम निकालने के लिए। तो मैंने जैसे ही 2 खत्म किया तो बचा मेरे पास 5 की पावर 2, और 2 में एक ऐड किया तो उसका गुणनखंड निकल के आया, यानी कि विषम गुणनखंड निकल के आया 200 का 3। तो दोस्तों आगे बात करते हैं किसी संख्या के गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी किए थे 250 का गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन किया था इसका, तो कितना आया था 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, ये आया था। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब मैं इसके सम फैक्टर्स निकालूंगा, फैक्टरों का सम ऑफ फैक्टर, तो कैसे निकालूंगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस, तो मैं यहीं तक लिखूंगा क्योंकि 2 की पावर 1 ही है। ठीक है, इंटू, ठीक है, और 5 का लिखता हूँ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। तो ये मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला सा होता है जिससे आपको आसानी होगी इसके सम ऑफ फैक्टर निकालने में। ठीक है, तो इसका सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से निकालते हैं। तो 2 की पावर 0 की पावर होता है 1 प्लस 2 की पावर 1 का होता है 2। ठीक है, ये तो ये हो गया इनटू 5 की पावर 0 का मतलब है 1 प्लस 5 की पावर 1 का मतलब है 5, 5 की पावर 2 का मतलब है 25, 5 की पावर 3 का मतलब है 125। ठीक है ना, तो इसमें ऐड कर दो, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गए 6 और 150, 156। कितने हो गए 156। जब 156 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 18, 15 और 1 16, 3 और 1 4, कितना आया दोस्तों 468। तो 250 का सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 का सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा हमारा 468। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकाल लेते हैं। एक और करके देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 48, ठीक है, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो कैसे होगा 2 की पावर, इसको काटेंगे 6 इंटू 8 से, 6 इंटू 8 से काटेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये आ गया। यानी कि अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन इसका सम ऑफ फैक्टर होगा। सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 2 की पावर 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, तो अब इसको टोटल करके लिख दो, कितना हो गया 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 16 31, ये हुआ 31 और ये आपका हो गया 1 और 3 4। तो 31 में करना है हमें 4 का गुणा। क्या करना है दोस्तों 31 में करना है हमें 4 का गुणा। तो करेंगे आएगा 4 और 2 12, कितना आया 124। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका 48 का सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा 124। ठीक है, पता चल गया ना कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ सवाल हैं उनको भी करके देखते हैं। जैसे पहला सवाल है 11,200 के कितने गुणनखंड होंगे। 11,200 के
कितने गुणनखंड होंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कितना हो गया, पहले 112 को काटो तो 16 गुणा 7 गुणा 100, ठीक है, ये हो गया। देखिए हम जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 इंटू 7 की पावर 1, और ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ठीक है। तो टोटल हमारी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएंगी 6, 5 की पावर हो जाएंगी 2 और 7 की पावर हो जाएंगी 1। अब इसके हमें क्या निकालना है दोस्तों, टोटल गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालने हैं, टोटल कितने गुणनखंड होंगे। तो क्या करते हैं हम, पावरों में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 6 है तो 7 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, 7 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी। तो इसके टोटल गुणनखंड कितने आएंगे दोस्तों, 7 21 21 दूनी 42। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका, 42, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 360 के कितने सम गुणनखंड होंगे। सम गुणनखंड पूछे हैं दोस्तों कि 360 के कितने सम गुणनखंड कितने होंगे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो इसका हो जाएगा 18 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। जब इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। जब इसके सम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब गुणनखंड निकालने के लिए इसके बाद पावरों का 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो तो 2 की पावर यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका फिर से 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो 3 का 9, 9 दूनी 18। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके, 18। तो सम गुणनखंड निकल के आए हमारे 18, ठीक है दोस्तों। तो 360 के सम गुणनखंड होंगे 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 480 के कितने विषम गुणनखंड होंगे। इसमें पूछ रहा है कि कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 6 गुणा 7 सॉरी 8 2 गुणा 10। तो इसकी पावर हो जाएंगी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 हो जाएगी, ये 3 की पावर 1 और इधर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो टोटल 2 की पावर हो जाएंगी आपकी 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, हमें निकालना है, मतलब अब इसमें से हम 2 को हटा ही देंगे। क्या कर देंगे, 2 को हटा ही देंगे क्योंकि हमें निकालनी है विषम गुणनखंड। इसके कितने निकालने हैं, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड में मुझे 2 तो हटाने पड़ेंगे अगर, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो महासंख्या सम हो जाएगी। इसलिए इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3 की पावर 1 है तो उसका 2 कर देंगे और 5 की पावर 1 है उसमें 1 ऐड करने पर 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 480 के विषम गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, 4, ठीक है। अब इसका सम गुणनखंड निकाल के और देखते हैं, ठीक है। तो सम गुणनखंड कितने आएंगे, 2 की पावर 1 कितना बनना था, 6, 3 की पावर बनना था 1 और 5 की पावर बनना था 1। तो सम गुणनखंड करने के लिए मुझे क्या करना था, 2 कॉमन लेना पड़ता था। तो 2 की पावर 5 बची यहाँ, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब क्या करना है, अब मुझे इसकी पावरों में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 गुणा 2 गुणा 2, तो 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इसके सम फैक्टर कितने आ गए तो दोस्तों, सम फैक्टर आ गए हमारे 24। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल फैक्टर हो जाएंगे इसके 24 प्लस विषम कितने आए थे 4, 24 प्लस 4 इक्वल टू 28, ठीक है दोस्तों। इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे 28 और सम फैक्टर हो जाएंगे हमारे 24। तो दोस्तों अगला सवाल है 1200 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। हमें निकालना है 1200 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले इसके निकालेंगे तो 16 गुणा 7
गुणा 25 गुणा 4 निकालने के लिए सबसे पहले तो 2 की घात यहाँ हो जाएगी 4, 2 की घात यहाँ पे, सॉरी 2 की घात यहाँ पे हो जाएगी 2, 2 की घात हो जाएगी ये 4, यानी टोटल हो जाएंगे 2 की घात 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है इसके टोटल कितने गुणनखंड हैं। टोटल गुणनखंड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके सीधे योग निकालते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर ठीक है दोस्तों। तो 2 की घात 6 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 4 + 8 + 14 + 32 + 64। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिख सकते हैं 25 और 30 31। ठीक है, और इंटू इसको लिख सकते हैं हम 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है 64 इंटू 31 इंटू 8, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ 64 नहीं आएगा, यहाँ 64 नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। कितना होता है ये 127। जब 127 और 31 और 8 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 31,496। तो क्या दोस्तों 1200 के गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 31,496। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकाल लेंगे। आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 4,800 के ऐसे गुणक कितने गुणनखंड होंगे जो 30 के गुणक हों। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 30 के गुणनखंड होंगे। 400 मतलब 4,800 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 30 के भी गुणक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले इसके गुणनखंड निकालने हैं कितने हैं। तो टोटल इसके गुणनखंड निकालेंगे हम 6 × 8 × 25 × 4। तो यहाँ से बन रहा है हमारा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इधर बन रहा है 2 की पावर 3, इधर बन रहा है 5 की पावर 2 और इधर बन रहा है 2 की पावर 2। तो कितनी होगी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें करना है कि 30 के गुणनखंड निकालने हैं हमें। तो 30 के गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 30 बनाना होगा। तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 5 बार ले लेते हैं, पहले 2 बार ले लेंगे इससे, और इधर से 3 बार ले लेंगे, 6 हो गए, और इधर से 5 बार ले लेंगे। ठीक है, ये बार ले लिए हमने। इधर क्या बचा, हमारे पास बचा 2 की पावर 5, 3 तो ख़त्म ही हो गए, और 5 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसकी फैक्टर निकालने, कितने फैक्टर होंगे। तो 2 की पावर 5 और 5 गुणा 5 की पावर 1 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, इसमें एक ऐड कर दो, यानी कि 5 की पावर 5 पावर है तो 6 हो गया, और 5 की पावर 1 है तो इसमें एक ऐड कर दो तो 2 हो गया, 6 दूनी 12। तो इसका गुणा करिए तो बाहर निकल के आया 12। तो ऐसे फैक्टर 12 होंगे। जो 4,800 के गुणनखंड हैं उसमें 30 के 12 गुणक होंगे। ठीक है दोस्तों, 30 के कितने होंगे, 12 गुणक। समझ में आ गया ना कैसे निकालें। एक और बात समझ लो, सबसे पहले क्या करना है, हमें 4,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें निकल के आया ये वाला। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। लेकिन हमें क्या करना है, अब 30 के गुणक भी तो निकालने हैं। तो 30 के गुणक निकालने के लिए हमें पहले 30 बनानी पड़ेगी संख्या। तो 30 बनाने के लिए हमें ये बाहर निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला और 5 बार निकाला। ठीक है दोस्तों, 2 निकाला, 3 निकाला, 5 बार निकाल लिया, कॉमन ले लिया एक तरह से। तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 5 बची और 5 की पावर 1 बची।
और जब हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो पावरों में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए हमने 2 की पावर में 5 में एक ऐड किया तो आया 6, और 5 की पावर 1 में ऐड किया तो आया 2। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा आंसर 12। तो कितने, 4,800 के ऐसे 12 गुणनखंड होंगे जो 30 के गुणक हैं। ठीक है दोस्तों, कितने, 12। समझ में आ गया ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।